हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज अपन के लिए चर्चा का जो टॉपिक है वो है अपना चुंबक। वो है अपना चुंबक या मैग्नेट। आज जो अपने पास टॉपिक है चर्चा के लिए वो है चुंबक। चुंबक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है इसके लिए वो है अपने पास में परिचय। चुंबक में अपने पास में पहला टॉपिक है परिचय। इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है। चुंबक के बारे में अपन परिचय की चर्चा करें तो चुंबक से लगभग सभी लोग परिचित हैं और चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत अपन जानते हैं। और कितना जानते हैं भाई, मान लो कोई चुंबक अपने पास में है, उसको अपन किसी लोहे से बनी वस्तु के पास या लोहे के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएगा, या फिर लोहे के कण छोटे छोटे हैं तो उन कणों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इतनी जानकारी अपने पास लगभग सभी के लिए है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि इस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी की सारी मशीन, कोई एक दो मशीन नहीं, सारी मशीन के जो टॉपिक हैं वो अपने लिए केवल क्लास मात्र बन के रह जाएंगे। सारी बातें हवा से निकल जाएंगी। तो अपने को इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कितने टॉपिकों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यदि अपन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो अपन जो यहाँ अपन ने पढ़ा हुआ है उसका बहुत सारा भाग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों अपने पास में इसके अलावा अपन डीसी जनरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी अपन को चुंबक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा डीसी मोटर पढ़ेंगे तो अपन को चुंबक की ज़रूरत पड़ेगी। डीसी के अलावा अपन यदि एसी का अपन अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो अपन को चुंबक की जानकारी होनी चाहिए। अपने पास में 3 फेस मोटर यदि आपको पढ़नी है तो चुंबक की जानकारी आपको होनी चाहिए। सिंगल फेस मोटर यदि आप पढ़ रहे हैं तो अपन को चुंबक की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप मापक यंत्र या विद्युत मापक यंत्र आप पढ़ रहे हैं तो आपको चुंबक की जानकारी होनी चाहिए। आप यदि सिंक्रोनस मोटर पढ़ रहे हैं तो आपको चुंबक की जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये समझो कि अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो टॉपिक हैं, इनको समझने के लिए, इनको अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए किसकी? चुंबक की। यदि अपन को चुंबक के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो इन सारे टॉपिकों को समझने में कहीं ना कहीं अपन को परेशानी आएगी। बहुत से तो रट लेते हैं भाई, जिनको रटने की आदत है वो तो रट लेंगे, लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ भाई जो अपने हर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ के पढ़ते हैं। यदि आप अच्छी तरह समझ के पढ़ना चाह रहे हो तो इन टॉपिकों को अच्छी से पढ़ना चाह रहे हो तो इनसे बेहतर आप अच्छे से पढ़ो किसको? चुंबक को। चुंबक यदि आपके समझ में आया है तो आपको पता लगेगा भाई ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कैसे बन रहा है, कैसे प्राइमरी में बन रहा है, सेकेंडरी के द्वारा फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स कैसे कटेगा, फ्लक्स कटने के बाद फ्लक्स का छेदन होने के बाद ईएमएफ पैदा होता है, किसके नियम अनुसार होता है, फ्लक्स का पैदा होना क्या कहलाता है। डीसी मोटर आप जब पढ़ोगे कि भाई चुंबकीय खिंचाव क्या होता है, वहाँ पढ़ोगे आप। डीसी जनरेटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ोगे, होता क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, उसकी सारी चर्चा अपन चुंबक में ही करेंगे। अल्टरनेटर में भी आपको वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ना है, किस टाइप से फ्लक्स बनेगा। दोष आएंगे जहाँ अपन को जीएनए और एमएनए की चर्चा करनी पड़ेगी। अपन को उदासीन अक्ष की पता होना चाहिए, अक्ष लाइन का पता होना चाहिए। पोल के ये जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ अपन पोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि इन सब के अपन को वही कंडीशन अपनी मोटरों में रहेगी, वही कंडीशन मोटरों में रहेगी। अब 3 फेस मोटर है, इसका मतलब ये एसी की मोटर है। एसी की मोटर है, एक अपने पास में सिंगल फेस भी एसी की मोटर है। तो यहाँ पे चुंबक किस टाइप से बनेगा, डीसी की मोटर में चुंबक किस टाइप से बनेगा, यहाँ क्या फ़र्क है, एसी से चुंबक बनने में, डीसी से चुंबक बनने में क्या फ़र्क है। आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़नी है या मापक यंत्रों में भी यदि आपको पढ़ना है तो वहाँ भी आप पढ़ोगे भाई। अपने पास में एक तो होते हैं मूविंग कॉइल टाइप के यंत्र और एक होते हैं मूविंग आयरन टाइप के यंत्र। अब एमसी जो मूविंग कॉइल है और एक एमआई मूविंग आयरन, तो अपन पीएमएमसी भी बोलते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र। तो ये पीएम कौन है? परमानेंट मैग्नेट। एमसी का मतलब मूविंग कॉइल। तो इसका मतलब यहाँ भी तुमको मैग्नेट ही पढ़ना है, यहाँ भी चुंबक पढ़ना है। यहाँ भी समझने के पीएमएमसी को, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र को यदि समझना है तो अपन को मैग्नेट की जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब टॉपिकों में जब अपन घुसेंगे तो अपन के हाथ में मजबूत हथियार होना चाहिए, कौन? चुंबक। यदि ये हथियार अपना कमज़ोर है
तो यहाँ पे अपन को समझने में दिक्कत आएगी। मैं कहता हूँ कंसेप्ट यदि चुम्बक आपका क्लियर नहीं है तो ये 100% समझ में कभी भी नहीं आएंगे। आप इस टॉपिक को पढ़ें या नहीं पढ़ें ये आपकी मर्जी है, लेकिन यदि ये सब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि मज़ेदार आने वाले जो टॉपिक है वो सब यही हैं भाई, इनमें ही पढ़ने में मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से ज़्यादा आते हैं। लेकिन चुम्बक एक ऐसा टॉपिक है जो इन सब को समझाने में अपनी हेल्प करेगा। जैसे अपने पास में खाना बनाते हैं अपन, आटे में नमक डालते हैं, भाई मेन चीज़ तो अपने पास आटा ही है, पेट तो आटे से ही भरेगा, नमक से नहीं भरेगा, लेकिन उसका जो स्वाद आएगा खाने का वो नमक से ही आएगा। तो ये मान लो कि अपने पास में ये आटे की रोटियां, लेकिन इनमें स्वाद तभी आएगा जब इनमें चुम्बक नाम का नमक अच्छी तरीके से अपन मिलाएंगे। तो चुम्बक को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। टॉपिक की अपन स्टार्टिंग करते हैं। इन सब के बारे में देखो वीडियो में बताने का मेन रीज़न ये था कि भाई अपन इसको हल्के में नहीं ले, इस टॉपिक को हल्के में नहीं लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसको चाहे आप रट के समझें या पढ़ के समझें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन चुम्बक के बारे में और चुम्बक से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनकी अपन को कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पढ़ने का मज़ा आएगा। नहीं तो यहाँ पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। फिर तो अपने पास में तोते की तरह आप रट सकते हो इन सारे टॉपिकों को। अब टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दी है, किस तरीके से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन या परिचय। परिचय अपन को किसका करना है? चुम्बक का। तो चुम्बक है क्या है? तो कोई भी एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है एवं स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये हुई दोस्तों चुम्बक की परिभाषा, और ये किताबी परिभाषा है। बाकी चुम्बक के बारे में अपन को इतनी जानकारी तो है कि भाई वो किसी वस्तु के साथ अपन को यही है, किसी वस्तु के चिपकाएंगे तो वो चिपक जाता, लेकिन हर वस्तु के ऊपर नहीं चिपकता। लेकिन आज अपन को उसका पूरी जड़ निकालनी है कि ये चुम्बक है क्या बीमारी। तो किताबी तरीके से अपन को ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपनी बातों के हिसाब से नहीं आते, वो बुक्स के आधार पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो वो के किताबों में क्या लिख रहा है भाई, ऐसा एक पिंड जिसमें लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। एक ऐसा पिंड, एक ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। यदि अपन इस टुकड़े को लोहे के कणों के पास ले जाएं और वो कण इसकी तरफ है आकर्षित हो, इसकी तरफ खिंची जाएं, इसकी तरफ आने लगें, तो समझ लो कि वो आपके हाथ में जो पिंड है वो चुम्बक है। दूसरी शर्त इसकी क्या है? स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर। स्वतंत्र अवस्था से मतलब यदि अपने पास में ये पिंड है, ये टुकड़ा है, इसमें अपन एक धागा लपेट के धागे को बांध दें और उस धागे के द्वारा अपन इसको स्वतंत्र अवस्था में लटका दें। स्वतंत्र अवस्था में लटका दें मतलब जैसे अपन तराजू को लटकाते हैं, तो तराजू की तरह यदि इसमें अपन एक धागा बांधे, इसको अपन स्वतंत्र अवस्था में लटका दें, तो इसका एक सिरा तो उत्तर दिशा में रहेगा और दूसरा सिरा इसका दक्षिण दिशा में रहेगा। तो उस पिंड को यदि अपन स्वतंत्र अवस्था में लटका देते हैं, तो स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर क्या होगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, कि भाई स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर चुम्बक कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर पूर्व में या उत्तर दक्षिण में या उत्तर पश्चिम में, मतलब कोई भी दिशा अपन को नाम दे सकता है। अब अपने पास में दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा भाई चुम्बक किस पदार्थ के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो चुम्बक ये ध्यान रखना हमेशा लोह जो पदार्थ हैं जिनको अपन बोल सकते हैं फेरस मेटल,
लौह पदार्थ। अब लौह पदार्थ कौन कौन से हैं? लौह पदार्थ कौन कौन सी अपने पास? फेरस मेटल लौह धातु कौन कौन सी हैं? तो उन सभी के कणों को ये अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। तो लौह धातु तो अपने पास में वो हैं जिनके अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब अपने पास में और धातु की जो अपन चर्चा करेंगे तो अपने पास एक पूरा टॉपिक है मेटल के नाम से, धातु के नाम से। अभी अपन को केवल इतनी चर्चा करनी है कि ये लौह पदार्थ के या लौह धातु है या फेरस मेटल है, उसके कण हैं, उसके टुकड़े हैं, तो ये उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। मेटल का एक पूरा टॉपिक है जहाँ पर इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई मेटल फेरस मेटल भी होते हैं, नॉन फेरस भी होते हैं, एलॉय मेटल भी होते हैं। एलॉय मेटल भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं, फेरस एलॉय मेटल और नॉन फेरस एलॉय मेटल। लौह मिश्र धातु और अलोह मिश्र धातु। और चुंबक जो बनता है वो केवल लौह पदार्थों का ही नहीं बनता, वो लौह पदार्थों का ही बनता है और लौह मिश्र पदार्थ फेरस एलॉय मेटल का भी बनता है, जिनकी चर्चा अपन इसी टॉपिक में करेंगे। लेकिन पूरे मेटल की चर्चा के लिए पूरी धातु के बारे में पढ़ना है तो ये पूरा अलग से एक चैप्टर है। तो अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हुई उसकी परिभाषा। अब यदि इसकी अपन शुरुआत करें तो अपने पास में चुंबक कितनी प्रकार के हैं? चुंबक अपने पास कितनी प्रकार के हैं? तो चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के हैं। चुंबक मुख्यतः कितनी प्रकार के हैं? दो। एक प्रकार तो कौन सा हो गया? प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। दूसरा हो गया कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक कैसा होगा और कृत्रिम चुंबक कैसा होगा, नामों से ही अपन क्लियर कर सकते हैं। भाई एक तो अपने पास में हो गया नेचुरल मैग्नेट, एक तो हो गया नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा हो गया अपने पास में आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अपने पास नेचुरल का मतलब अपन समझते हैं भाई यदि कोई पदार्थ अपन को प्रकृति से जिस रूप में है उस रूप में जैसा मिल रहा है वो अपने लिए नेचुरल है, वो अपने लिए नेचुरल है। तो अपने पास में प्रकृति से जो चुंबक मिलता है वो तो प्राकृतिक चुंबक हो गया, और जिस चुंबक को अपन किसी विधि के द्वारा या इंसान के द्वारा जो चुंबक बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी विधि से बनाए हों, वो चुंबक कहलाएंगे कृत्रिम चुंबक। तो वैज्ञानिक विधियों से या प्रयोगशालाओं में खोजे गए तरीकों से या इंसान के द्वारा या मनुष्य के द्वारा निर्मित जो चुंबक हैं वो चुंबक अपने लिए कौन से हैं? कृत्रिम चुंबक। तो चुंबक मुख्यतः दो ही प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। अब अपने पास यदि अपन चर्चा करें सबसे पहले वाले चुंबक की, भाई प्राकृतिक चुंबक कौन है, कहाँ से आया, कैसे इसका अपन को पता लगा, फिर इसको किसने काम में लिया और कहाँ पर इसका उपयोग हुआ, और वर्तमान समय में प्राकृतिक चुंबक कहाँ पे मिल रहा है और उसका उपयोग अपन वर्तमान में कहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक तो अपन किसको लेते हैं? प्राकृतिक चुंबक को। तो अब अपन जो चर्चा करेंगे ये करेंगे अपन प्राकृतिक चुंबक के बारे में। तो प्राकृतिक चुंबक सबसे पहले अपन जो रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं? एशिया महाद्वीप में। भाई अपन जो रह रहे हैं ये कहाँ रह रहे हैं? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में अपने पास एक जगह है जिसका नाम है मैग्नेशिया, जिसका उस जगह का नाम क्या है? मैग्नेशिया। इस मैग्नेशिया नामक जगह पर जो टुकड़े मिले थे वो टुकड़े किसके थे? पत्थर के थे। वो टुकड़े किसके थे? पत्थर के थे। अब अपने पास में चर्चा केवल हो रही है किसकी? प्राकृतिक चुंबक की। तो प्राकृतिक चुंबक कब मिला, कैसे मिला? तो प्राकृतिक चुंबक अपन आज रह रहे हैं एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप के अंदर एक जगह है मैग्नेशिया। उस मैग्नेशिया नामक स्थान पर क्या मिले? पत्थर के टुकड़े। उन टुकड़ों के अंदर चुंबक के क्या थे? गुण। उन टुकड़ों में चुंबक के गुण। अब चुंबक के गुणों की चर्चा अपन परिभाषा में ऊपर कर चुके हैं। वो पत्थर के टुकड़ों के अंदर ऐसे गुण थे कि वो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता था, और उसको स्वतंत्र अवस्था में लटका दें तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहरता था। तो उन पत्थर के टुकड़ों में क्या था? चुंबक के गुण थे। अब वो जो पत्थर के जो टुकड़े मिले मैग्नीशिया में मिले। कहाँ पे मिले? मैग्नीशिया में। उसके आधार पर उन पत्थर के टुकड़ों को नाम क्या दिया? मैग्नेटाइट। उन पत्थर के टुकड़ों को सबसे पहले जो नाम मिला थे तो वो टुकड़े किसके? पत्थर के। लेकिन उन पत्थर के टुकड़ों को जो नाम मिला वो क्या मिला? मैग्नेटाइट। उस मैग्नेटाइट का धीरे धीरे नाम बदला। मैग्नेटाइट से नाम बदल के क्या हुआ? मैग्नेट। और उस मैग्नेट का ही हिंदी या निम्मी वर्ड अपन लिखें तो वो है अपन के पास चुंबक। वो कौन है अपने पास? चुंबक। तो अब एशिया महाद्वीप के मैग्नीशिया नामक स्थान पर
पत्थर के टुकड़े मिले, उसके अंदर किसके गुण थे? चुंबक के। अब उस पत्थरों के अंदर ऐसे गुण थे कि वो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। तो उन टुकड़ों को नाम दिया क्या? मैग्नेटाइट। क्यों दिया? क्योंकि वो किस जगह मिले थे? मैग्नीशिया में। तो मैग्नेटाइट उनका उस आधार पर नाम मिल गया। भाई पहले जो लोग नाम रखते थे वो ऐसे ही रखते थे। कोई आदमी थोड़ा सा काला पैदा हो गया, सांवले रंग का पैदा हो गया, तो उसका नाम कालू राम रख दिया, उसका नाम कृष्णा रख दिया। कोई आदमी थोड़ा गोरा भूरा पैदा हो गया तो उसका नाम भूर सिंह रख दिया। तो ऐसे ही ये मैग्नेटाइट नाम कैसे मिला? भाई मैग्नीशिया में मिले, चलो उठा के इनका नाम रख दिया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को ही बाद में नाम दिया गया सुधार के मैग्नेट। फिर अपने पास में इस मैग्नेट को ही अपन ने बोला चुंबक। मैग्नेट को ही अपन क्या बोलते हैं? चुंबक। तो अपने पास में ये कहाँ पे मिला? सबसे पहले एशिया के मैग्नीशिया। यदि अपन भारत की चर्चा करें, भाई ये तो एशिया महाद्वीप की हो गई, अब अपन देश की यदि चर्चा करें तो भारत में प्राकृतिक जो चुंबक है, ये चुंबक कहाँ पे मिलता है? तो एक तो तमिलनाडु और उड़ीसा, ये दो राज्य हैं जहाँ पर प्राकृतिक चुंबक मिलता है। अब अपने पास कोई चीज़ मिल गई तो फिर उसका उपयोग भी होगा। भाई कोई भी चीज़ अपने हाथ में आ गई तो कहीं ना कहीं तो उपयोग में आएगी। आज अपने हाथ में एक पेन है तो अपन पेन का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब अपन को ऐसे टुकड़े मिले जिनको ना अपन ने मैग्नेटाइट बोला या मैग्नेट बोला या चुंबक बोला, उन चुंबक का या उन पत्थर के टुकड़ों का अपन ने जो यूज किया वो कहाँ पे किया? उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग किया। तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया? नाविकों के द्वारा। किसके द्वारा? नाविकों के द्वारा। और नाविकों के द्वारा तो नाविक कहाँ चलेंगे? तो रोड पे तो चलेंगे नहीं भाई, नाविक रोड पे तो चलेंगे नहीं, नाविक तो कहाँ चलेंगे? समुद्र में। तो नाविकों ने समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए ये जो पत्थर के टुकड़े थे, इन पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किसने किया था? नाविकों ने। और नाविकों ने किसके लिए किया था? दिशा ज्ञात करने के लिए। अब भाई कौन सी दिशा ज्ञात करनी है? तो अपन को इतना तो पता लग गया कि भाई ये जो पत्थर के टुकड़े जो मिले हैं, इनके अंदर ऐसे गुण धर्म हैं कि लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरा, यदि इसको अपन स्वतंत्र अवस्था में लटका देंगे तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाएगा। तो उन नाविकों ने आइडिया लिया कि भाई अपन ले चलते हैं इसको समुद्र में। अपन जब अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं तो ज़्यादा अंदर जाने के बाद अपने पास कोहरा हो जाता है, या अपन बहुत अंदर चले जाते हैं जहाँ से अपन को बाहर की सतह दिखना बंद हो जाती है। जब बाहर की सतह दिखना बंद हो जाएगी तो अपन दिशा का आइडिया या दिशा का अनुमान भी नहीं लगा सकते। या बहुत ज़्यादा कोहरा जैसे हो गया तो अपन को सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई सूरज देख के पता लगा लें सूरज इधर से आ रहा है तो इधर पूरब है। तो उससे उपयोग के लिए नाविकों ने इन पत्थर के टुकड़ों को लिया, स्वतंत्र अवस्था में धागे पे ऐसे नाव पे लटका दिया। अब उससे ये आइडिया लग गया भाई ये एक तरफ उत्तर दिशा में है, ये उस पर एन लिख दिया, दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में उसके ऊपर उन्होंने एस लिख दिया। तो फिर काम में इस पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किसने किया? नाविकों ने। किस लिए किया? समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए। अब समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए वो काम में लिया तो उन्होंने फिर इसका एक नया ही नाम रख दिया और उन्होंने इसको नाम दिया क्या? लोडस्टोन। उन नाविकों ने इसको क्या नाम दे दिया? लोडस्टोन। लोडस्टोन का यदि अपन अर्थ समझें तो लोडस्टोन क्या होता है? तो ये हो गया अपन का दिशा दर्शाने वाला यंत्र हो गया उनके लिए। भाई उनके लिए तो लोडस्टोन क्या है? तो दिशा दर्शाने वाला एक यंत्र बन गया उनके लिए। तो उन नाविकों ने उस पत्थर के टुकड़े को क्या नाम दिया? लोडस्टोन। अब यदि अपन स्टोन का हिंदी देखें तो स्टोन का हिंदी क्या है? पत्थर ही है। लोड, अब लोड क्या है उनके लिए? जो नाव है वही उसकी लोड है। तो अपने लिए लोडस्टोन क्यों नाम दे दिया उन्होंने? क्योंकि वो अपने लोड की दिशा पता लगाते थे उस पत्थर के द्वारा। अपने नाव का पता लगाते भाई नाव कौन सी दिशा में जा रही है, ऐसा तो नहीं कहीं अपन गलत दिशा में जा रहे हो। तो नाविकों ने समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए किसको काम में लिया? लोडस्टोन को। लोडस्टोन क्या काम आता है? तो दिशा दर्शाने वाला एक यंत्र है। अब यदि इसकी वर्तमान समय में अपन उपयोग ले, भाई आज के समय में इसको कौन काम में ले रहा है, या कोई ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, या फिर अपन इसको
ले रहे हैं तो कहाँ ले रहे हैं, तो वर्तमान समय की यदि अपन इसको चर्चा करें तो वर्तमान समय में इसका जो उपयोग है वो नगण्य है। इसका उपयोग नगण्य है, अपन लिख सकते हैं कि इसका उपयोग नहीं होता है। इतना नाम मात्र के लिए ये अपने पास, केवल ये मान लो कि अपन को चुंबक पढ़ रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई उसके परिचय के रूप में ही है ये। अब अपन उपयोग भी इसका नहीं हो रहा, अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई? कोई भी स्टूडेंट चुंबक इसलिए पढ़ रहा है कि उसको एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा यहाँ से, तो वो इसलिए पढ़ रहा है। तो प्राकृतिक चुंबक पढ़ रहे हैं अभी अपन, केवल प्राकृतिक। इसकी अभी अपन कोई चर्चा नहीं कर रहे कृत्रिम चुंबक की, क्योंकि आगे सब दुनिया में जो चलेगा वो कृत्रिम चुंबक ही चलेगा। जितने भी टॉपिक हैं वो सब कृत्रिम चुंबक से संबंधित ही हैं। प्राकृतिक चुंबक की चर्चा में अपन देखें तो ये कहाँ मिला? एशिया में। किस जगह मिला? एशिया के महाद्वीप के भी मैग्नीशिया में। अब क्या था? ये पत्थर के टुकड़े थे। इन पत्थर के टुकड़ों के अंदर गुण थे कि ये लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता और स्वतंत्र अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में तैरता। नाम क्या दिया गया इनको? सबसे पहले मैग्नेटाइट। क्यों दिया गया? क्योंकि पहले ऐसे ही नाम रखते थे, मैग्नीशिया में मिला तो नाम रख दिया मैग्नेटाइट। नाम सुधरा फिर इसका मैग्नेट, और सुधरा तो इसको हिंदी में अपन बोलते हैं चुंबक। भारत में कहाँ मिल रहा है? तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य के अंदर। उपयोग उस समय पर उपयोग किया जाता नाविकों के द्वारा समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए, और वर्तमान में इसका जो उपयोग है वो नगण्य है, नहीं के बराबर है। एग्जाम की दृष्टि से भी इसका जो उपयोग है वो नगण्य है। इतना ही पढ़ना है प्राकृतिक चुंबक के बारे में, और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब अपन प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक की तुलना करेंगे, लेकिन तुलना से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? कृत्रिम चुंबक। तो जब अपन तुलना करेंगे तो अपन को पता लगेगा कि भाई इसको वर्तमान समय में उपयोग में क्यों नहीं लिया। एक तो अपने पास इसका जो आकार होता है, ये समान यदि क्षमता के चुंबक लेंगे तो कृत्रिम चुंबक के बजाय इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा, ये बेडोल है, इनकी शक्ति को अपन घटा बढ़ा नहीं सकते। तो अपने उपयोग के हिसाब से अब इसके अंदर क्वालिटी नहीं रही, तो इसका जो उपयोग है वो वर्तमान समय में क्या हो गया? नगण्य हो गया। अब अपन यदि चर्चा करें किसकी? कृत्रिम चुंबक की। तो कृत्रिम चुंबक क्या है? तो अपने पास में प्रयोगशालाओं में खोजे गए तरीके, मान लें उनको अपन प्रयोगशालाओं में खोजे गए तरीकों से मनुष्य के द्वारा निर्मित चुंबक, उसको अपन बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। भाई कोई भी चीज़ जो मनुष्य के द्वारा बनाई है वो कृत्रिम है, वो कृत्रिम है। पहाड़ हैं तो मनुष्य ने नहीं बनाए तो वो क्या है? प्राकृतिक है। समुद्र है तो ये प्राकृतिक है। लेकिन जो तालाब होते हैं उनमें कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं, और तालाब अपन बना दें तो वो प्राकृतिक तालाब नहीं है, वो कृत्रिम है। तो ऐसे ही चुंबक को भी इंसानों ने बनाया, तो प्रयोगशालाओं में खोजे गए तरीकों से मनुष्य द्वारा निर्मित जो चुंबक है उसको अपन बोलेंगे कृत्रिम चुंबक। अब अपन चर्चा करें भाई कृत्रिम चुंबक एक ही होता है या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? तो कृत्रिम जो चुंबक है ये दो प्रकार का होता है। चुंबक दो प्रकार का है, प्राकृतिक और कृत्रिम। लेकिन कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का है। अब वो दो कौन कौन से हैं? तो अपने पास में एक तो होता है अस्थायी चुंबक, और एक होता है अपने पास स्थायी चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक भी अपने पास कितनी प्रकार का हो गया? दो। कौन कौन सा? एक तो अस्थायी और दूसरा स्थायी। अब अस्थायी चुंबक कैसा होता है और स्थायी चुंबक कैसा होता है? तो अपने पास में स्थायी चुंबक के अंदर चुंबक के जो गुण हैं, और चुंबक के गुण कौन कौन से हैं? तो वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। स्वतंत्र अवस्था में लटका देंगे तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहरेगा। तो अपने पास में ये गुण यदि लंबी अवधि तक रहे, कई वर्षों तक उसके अंदर रहे, तो ऐसे चुंबक को तो क्या बोला जाएगा? स्थायी चुंबक। और एक ऐसा चुंबक जिसमें अपन कोई भी चुंबक बनाने के लिए जो भी बाहरी बल अपन काम में ले रहे हैं, यदि उस बल को अपन हटा लें तो उसका चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। उस चुंबक को अपन क्या बोलेंगे? अस्थायी चुंबक। अब और अपन आगे चुंबक बनाने की विधि पढ़ेंगे, जहां अपन क्लियर हो जाएगा भाई स्थायी चुंबक कब बन रहा है और अस्थायी चुंबक कब बन रहा है। तो अपने पास में यहाँ पे ध्यान रखना, अपने पास विद्युत धारा के द्वारा बनाया गया चुंबक जिसमें
विद्युत धारा विद्यमान रहने तक चुंबक के गुण पाए जाते हैं। भाई अपन यदि विद्युत धारा, अब अपन ने विद्युत धारा भी पढ़ ली, विद्युत धारा भी पढ़ ली। ये अपने पास दो प्रकार की, एक तो है एसी और एक है डीसी। तो अपने पास अब ये अपन चर्चा करेंगे भाई एसी भी चुंबक बनाने के काम आती है और डीसी भी चुंबक बनाने के काम आती है। तो एसी डीसी दोनों प्रकार की धारा से अपन चुंबक बना सकते हैं। लेकिन अस्थायी चुंबक कौन सा होगा? तो विद्युत धारा के द्वारा बनाया गया चुंबक जिसमें विद्युत धारा विद्यमान रहने तक, जब तक विद्युत धारा की सप्लाई है, जब तक विद्युत धारा की सप्लाई है तब तक चुंबक के गुण पाए जाएंगे। और जैसे ही अपन विद्युत धारा की सप्लाई बंद कर देंगे तो वो चुंबक के गुण समाप्त हो जाएंगे। ऐसे चुंबक को अपन क्या बोलेंगे? अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक कौन सा होता है? तो जिस चुंबक में चुंबक के गुण, जिस चुंबक में चुंबक के गुण लंबी अवधि तक, अब इस अवधि का कोई एक निश्चित सीमा नहीं है भाई 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा या 10 साल रहेगा, लंबी अवधि तक बने रहते हैं। भाई अपन ने एक चुंबक बनाया और एक चुंबक बनाया तो उसमें तो विद्युत की सप्लाई जैसे ही अपनी बंद हो गई, विद्युत सप्लाई अपन ने ऑफ कर दी, चुंबक के गुण नष्ट हो गए, तो उस चुंबक को तो अपन क्या बोलेंगे? अस्थायी, टेम्परेरी मैग्नेट है वो। दूसरा अपन ने एक चुंबक बनाया, उसमें से अपन ने विद्युत सप्लाई को ऑफ कर दिया, लेकिन विद्युत सप्लाई ऑफ करने के बाद भी लंबी अवधि तक चुंबक के गुण बने रहे, उस चुंबक को अपन क्या बोलते हैं? स्थायी चुंबक। आगे अपन चर्चा करेंगे भाई स्थायी चुंबक किस विधि से या कैसे बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक किस विधि से या कैसे बनाए जाते हैं। अब यदि अपन चर्चा करें भाई कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के हैं, क्या प्राकृतिक चुंबक भी 2 प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक में कोई प्रकार नहीं है। प्राकृतिक जो भी चुंबक होगा वो चुंबक अपना कैसा होगा? परमानेंट मैग्नेट है, वो अपना स्थायी चुंबक है, उसमें अस्थायी का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के हो सकते हैं, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। अब अपन चर्चा करें भाई अपने पास ये बार बार अपन लिख रहे हैं कि चुंबक के गुण पाए जाते हैं, चुंबक के गुण पाए जाते हैं। अब इस शब्द की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एक चुंबकत्व। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? चुंबकत्व। तो चुंबक और चुंबकत्व अलग अलग है। वो अपना मैग्नेट है और ये अपना मैग्नेटिज्म है। तो एक तो हो गया मैग्नेट, एक हो गया मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व क्या है? तो चुंबक के गुणों को ही चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबकत्व कोई अलग से पदार्थ अपने पास या कोई अलग से पिंड नहीं है। अब चुंबकत्व है क्या है? तो चुंबक के जो गुण हैं, और चुंबक के गुण क्या हैं? तो चुंबक के द्वारा लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना, लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना, एवं स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ये है अपने पास में चुंबक का गुण। तो चुंबक के द्वारा लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना, चुंबक के द्वारा लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना एवं स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ये अपना क्या कहलाएगा? इस ठहरने का जो गुण है, ठहरने का गुण, ये जो गुण है, इस गुण को ही नाम दिया गया है क्या? चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। तो चुंबक के अंदर जो गुण हैं उनको बोला गया है चुंबकत्व। तो चुंबक अलग है और चुंबक के गुणों को अपन बोल रहे हैं चुंबकत्व। तो अपने पास 2 पॉइंट क्लियर हो गए भाई, एक तो हो गया चुंबक और दूसरा हो गया चुंबकत्व। तीसरा, चुंबक कितनी प्रकार के हैं? तो चुंबक ध्यान रखना 2 ही प्रकार के हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर अपन चर्चा करेंगे कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के हैं, तो ये 2 प्रकार के हैं, फिर अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। अब अस्थायी चुंबक कैसे बनता है या किस टाइप के पदार्थों से अपन अस्थायी चुंबक बना सकते हैं, किस टाइप के पदार्थों से
स्थायी चुम्बक बनाएंगे। विद्युत जब काम में लेंगे तो AC से अस्थायी बनता है या स्थायी बनता है, DC से अस्थायी बनता है या स्थायी बनता है। इन सब की चर्चा आगे चुम्बक बनाने की विधि वाली वीडियो में अपन करेंगे। अभी केवल अपन परिचय पढ़ रहे हैं। परिचय में केवल यही है कि भाई कृत्रिम को भी बनाएंगे तो ये 2 प्रकार के बनेंगे, इनकी चर्चा अपन और आगे करेंगे। दूसरा अपने पास में चुम्बकत्व क्या है, तो चुम्बक के द्वारा लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना और स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का जो गुण है, इस उत्तर दक्षिण में ठहरने के गुण को ही अपन चुम्बकत्व या मैग्नेटिज्म बोलते हैं। आगे यदि अपन परिचय में और चर्चा करें तो ये चुम्बक का गुण इन किस टाइप के पदार्थों में होगा, तो ये कन्फर्म हो गया कि जो पदार्थों के अंदर लोहे की उपस्थिति है, लोहे की मात्रा है, वहीं पर चुम्बक का गुण मिलेगा और दूसरे टाइप के पदार्थों में चुम्बक का गुण नहीं मिलेगा। तो अपने पास में जो अलोह धातु हैं, नॉन फेरस जो मेटल होंगे, नॉन फेरस मेटल के अंदर चुम्बक के गुण कभी विद्यमान नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना अपन को। दूसरा अपन को ये भी ध्यान रखना है कि मेटल होना चाहिए। यदि अधात्विक पदार्थ है, जैसे लकड़ी के यदि अपन चुम्बक बनाना चाहें तो लकड़ी धातु नहीं है, नॉन मेटल पदार्थ है, तो लकड़ी के कभी भी चुम्बक नहीं बनेंगे। तो धात्विक पदार्थ के बनेंगे और धात्विक में भी वो पदार्थ के अंदर लोहे की मात्रा होनी चाहिए। दूसरा अपने पास में अपन एक पढ़ते हैं चुम्बक का आणुक सिद्धांत। चुम्बक का आणुक सिद्धांत या अणु सिद्धांत। तो अणु के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अणु क्या होता है? अणु और परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अणु अपने पास यदि किसी पदार्थ को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो लास्ट में जो अवस्था मिलेगी वो अपन को क्या मिलेगी? अणु। अणु से भी यदि और टुकड़े करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? परमाणु। अब अपने पास में अणु और परमाणु में क्या अंतर है? तो परमाणु क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या नहीं रह सकता? तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो ये कंडीशन तो आएगी नहीं भाई, जो आदमी स्वतंत्र है ही नहीं, क्या उसको अपन स्वतंत्र रूप से लटका सकते हैं? तो यदि अपन किसी पदार्थ के इतने टुकड़े कर देगा, अपन उसकी संरचना में परमाणु तक अपन पहुंच गए, तो वो परमाणु खुद स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो उसको स्वतंत्र अवस्था में लटकाने की तो कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। लेकिन उसके टुकड़े किस स्टेज तक कर सकते हैं अपन? अणु तक। कहाँ तक कर सकते हैं? अणु तक। और अणु अपना स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जब कोई चीज़ स्वतंत्र अवस्था में है तो उसको अपन अब स्वतंत्र अवस्था में लटका भी सकते हैं। तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब अणु अपन के पास स्वतंत्र है तो उसको लटका देंगे। तो अब चुम्बक का अणुक सिद्धांत क्या कह रहा है कि भाई अपने पास कोई भी चुम्बक है और उसके अपन टुकड़े करने बैठे और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दें कि वो अब एक अणु के रूप में अपने पास है। तो चुम्बक का प्रत्येक जो अणु है, चुम्बक के अपन ने टुकड़े करने लगे तो चुम्बक का प्रत्येक जो अणु है, चुम्बक का प्रत्येक अणु एक स्वतंत्र चुम्बक की भांति कार्य करेगा। चुम्बक का प्रत्येक अणु एक स्वतंत्र चुम्बक की भांति कार्य करेगा। स्वतंत्र चुम्बक की भांति कार्य करेगा, इसका मतलब उसमें चुम्बकत्व के गुण होंगे। भाई अपन ने चुम्बक लिया, उस चुम्बक का अणु सिद्धांत क्या है कि अपन चुम्बक के कोई अपने पास कोई चुम्बक है, उसके कितने भी टुकड़े कर दें, एक एक अणु को उसको अलग अलग कर दें। तो अणु सिद्धांत क्या कह रहा है? भाई चुम्बक का प्रत्येक जो अणु है वो एक स्वतंत्र चुम्बक, चुम्बक लिखना भूल गए, यहाँ पे चुम्बक भी लिख देते हैं। एक स्वतंत्र चुम्बक की भांति कार्य करेगा। तो चुम्बक का प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुम्बक की भांति कार्य करता है। ये उसका कौन सा सिद्धांत है? अणुक सिद्धांत। अब अपने पास में कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भाई ये पदार्थ किससे मिलके बनता है? ये पदार्थ मिलके बनता है किससे? अणुओं से। ये अणु जब बनते हैं तो ये किससे मिलके बनते हैं? तो ये बनते हैं परमाणुओं से। भाई परमाणुओं से मिलकर के कौन बनेगा? अणु। अब यदि अपन परमाणु की चर्चा करें तो अपने पास में एक परमाणु के अंदर हो सकता है अपना प्रोटॉन, हो सकता है अपना इलेक्ट्रॉन और हो सकता है न्यूट्रॉन। अब हो सकता है या होते ही हैं?
तो यदि अपन जनरली चर्चा करें तो एक परमाणु के अंदर ये तीनों मूलकण होते हैं, लेकिन अपने पास हाइड्रोजन एक ऐसा भी तत्व है जहां पर अपने पास में न्यूट्रॉन नहीं है। तो मैंने बोल दिया हो सकता है, लेकिन अपन जनरली यही मानने कि ये होते हैं किसके अंदर, एक परमाणु के अंदर। तो उन परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है और उन्हीं परमाणुओं से मिलकर के कौन बनता है, अणु बनते हैं। उन्हीं अणुओं से मिलकर के कौन बनता है, पदार्थ। तो अब अपने पास में कोई भी पदार्थ जिसको अपन चुंबक बना रहे हैं, उस चुंबक बनने वाले पदार्थ में मेन जो रोल होता है, मेन जो कार्य करता है, वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ के चुंबक बनने का जो मेन कारक होता है वो है अपन का इलेक्ट्रॉन। अब अपन ने इलेक्ट्रॉन को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन को भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब यदि इलेक्ट्रॉन के बारे में और अपन चर्चा करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने। अब अपने पास इस इलेक्ट्रॉन के यदि अपन आवेश की चर्चा करें तो इसका जो आवेश है वो कैसा है, ऋणावेश है। इसका आवेश ऋणावेश है। दूसरा अपने पास में खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1897 में हुई थी। अब अपने पास में इसके अंदर गति भी होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वो एक गति तो कैसी करता है, चक्रण गति, और दूसरी करता है परिक्रमण गति। तो हर इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन हो, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की अपन यदि चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी। आवेश इसके ऊपर ऋणावेश होता है। कितना ऋण आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसके ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश। ये जो आवेश है किसका है, ऋण का है। तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम क्या है, इसके ऊपर ऋणावेश है। खोज कब हुई थी, 1897 में। अब इसके अंदर गति होती है, तो एक तो होती है चक्रण गति, एक तो चक्रण गति जो उसकी धुरी पर ही होती है। दूसरा अपने पास क्या होती है, परिक्रमण गति। और परिक्रमण जो गति करेगा तो ये परिक्रमण गति कहाँ करता है, कक्षाओं में। अब अपने पास में कोई भी पदार्थ यदि चुंबक बनना है तो चुंबक बनने का जो मेन कारक है वो तो कौन है, इलेक्ट्रॉन। इधर जो चर्चा है ये इलेक्ट्रॉन के, जो अपन पहले बेसिक की जब वीडियो थी उसमें अपन कर चुके हैं, तो उसके बारे में अपन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, केवल रिपीट करने के उद्देश्य से मैंने इसको लिख दिया। अपन के टॉपिक तो ये है, तो चुंबक बनने का मेन कारक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अपने पास में यदि अपन देखें भाई कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या है अपने पास, पदार्थ है। हर पदार्थ में, कोई भी पदार्थ है, हर पदार्थ में अणु हैं। अणु हैं तो इसका मतलब हर अणुओं के अंदर कौन है, परमाणु हैं। परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब अपने पास में जैसे यदि किसी पदार्थ का अपन टुकड़ा लेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई अणु तो रहेगा। हर अणु चुंबक का, हर जो अणु है वो एक स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करता है। अब अपन मान लेते हैं अपने पास एक पदार्थ है, इसके अंदर छोटे अणु हैं। हर अणु के अंदर चुंबक का गुण है। तो अपन मान लो एक तरफ N है, दूसरी तरफ S। इसका इधर S मान लेते हैं, इधर N है, इधर N, इधर S है अपने पास। इधर अपन मान लेते हैं S है, इधर N है, ये N, ये S, ये S, ये N। अब अपने पास में ये उल्टी सीधी अवस्था में पड़े हुए हैं। यदि इनके ऊपर अपन कोई बाहरी बल लगा दें, अपन इनके ऊपर क्या लगा दें, कोई भी बाहरी बल, कोई भी बाहरी बल लगाएंगे तो ये जो अपने पास कण हैं या ये जो अणु हैं जो अपने पास अनियमित अवस्था में पड़े हुए हैं, या अपन बोल सकते हैं देसी भाषा में कि ये ऊट पटांग तरीके से पड़े हुए हैं। कोई उल्टा पड़ा हुआ है, कोई सीधा पड़ा हुआ है, कोई तिरछा पड़ा हुआ है। तो ये उल्टे सीधे जो पड़े, यदि अपन कोई बाहरी बल लगाएंगे तो ये एक सीधी लाइन में व्यवस्थित हो जाएंगे। एक सीधी लाइन के व्यवस्थित का मतलब एक इधर आ गया, एक यहाँ आ गया, ये हो गया अपने पास, ये सब सीधे हो जाएंगे, एक जैसी अवस्था में ये आ जाएंगे। अब एक जैसी अवस्था में तो ये आगे सीधे हो गए सब, और दूसरी तरफ इन सब के N ध्रुव एक तरफ और S ध्रुव एक तरफ, N ध्रुव एक तरफ और S ध्रुव एक तरफ। तो चुंबक कोई भी हो, चाहे उसका एक कण भी है, तो हर कण में दो ध्रुव पाए जाएंगे, और ध्रुव को ही अपन क्या बोलते हैं, ये ध्रुव है, इस ध्रुव को ही अपन बोलते हैं पोल। इसी को अपन
पोल। तो अपने पास में हर चुम्बक के अंदर दो ध्रुव होंगे, एक तो होगा N, दूसरा होगा S। अपने पास में पहली स्टेज तो ये थी अपने पास, और सेकंड स्टेज ये है। इन दोनों में अंतर क्या है? कण वही है अपने पास। हर चुम्बक जो पदार्थ है उसके प्रत्येक जो कण है वो चुम्बक की भांति कार्य करता है। लेकिन कोई भी पदार्थ चुम्बक कब बनेगा? तो हर पदार्थ, थोड़ा समझना गौर से, हर पदार्थ होता है वो किससे मिलके बना है? अणुओं से मिलके बना है। हर अणु के अंदर परमाणु है, हर परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मूल कण है अपने पास। ये तीनों, इन तीनों को अपन को किससे याद रखना है? पेन से। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन अपने पास प्रकृति के क्या हैं? मूल कण। तो इसका मतलब ये तीनों मूल कण हैं किसके अंदर? परमाणु के अंदर। परमाणु मिलेंगे तो अणु बनेंगे, तो अणु के अंदर भी ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु ही मिले और परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन थे। अब अणु मिलके निर्माण करेंगे किसका? पदार्थ का। तो इसका मतलब हर पदार्थ के अंदर अणु होगा, परमाणु होगा, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होगा। और चुंबक बनने का मुख्य जो कारक है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब यदि अपन कोई बाहरी बल लगा दें जिसकी वजह से उस पदार्थ के अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए जो कण हैं वो व्यवस्थित यदि ढंग से हो जाएं, व्यवस्थित ढंग से हो जाएं, तो सबके N ध्रुव, N पोल एक तरफ हो जाएंगे और S ध्रुव सबके एक तरफ हो जाएंगे। भाई एक तरफ सबके N आ गए, दूसरी तरफ सबके S आएंगे। लेकिन ये जब तक नहीं आएंगे जब तक इसके ऊपर कोई भारी बल नहीं लगाया जाएगा। तो इस चीज को सिंपल सा अपन एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपन सब स्कूलों में पढ़े हुए हैं, स्कूल में प्रेयर हो रही है आजकल। खैर जब से कोविड आया है तो कोविड की वजह से कोई प्रेयर के स्कूल ही बंद हो गए थे, प्रेयर होना भी बंद हो गई, लेकिन स्कूल में प्रेयर होती है। प्रेयर प्रार्थना होने के टाइम से पहले यदि अपन स्टूडेंटों की स्थिति देखेंगे तो कोई दक्षिण में मुंह करके खड़ा है, कोई उत्तर में मुंह करके खड़ा है, किसी का मुंह पूरब में है, कोई एक टांग पे खड़ा है तो कोई दोनों टांगों पे खड़ा है, किसी की एक टांग तिरछी है, किसी का एक हाथ किसी एक कंधे पे रखा हुआ है। मतलब वो अस्त व्यस्त तरीके से ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही अपने प्रेयर की बेल बजेगी, प्रार्थना के लिए घंटी बजेगी और पीटीआई जी आएंगे डंडा लेके हाथ में, तो सबके सब जो थे वो पहले थे वही हैं स्टूडेंट तो। लेकिन अब एक बाहरी बल आ गया, पीटीआई साहब आगे डंडा लेके, बाहरी बल अपने को दिखाई दिया, बाहरी बल लगा स्टूडेंटों के ऊपर, तो सारे स्टूडेंट एक लाइन में हो जाएंगे, लड़के लड़के एक लाइन में और लड़की लड़की एक लाइन में। अब वो एक व्यवस्थित ढंग से सेट हो गए। और जब किसी पदार्थ के अणु किसी बाहरी बल के द्वारा अपन उनको व्यवस्थित ढंग से यदि सेट कर सकते हैं तो वो पदार्थ किसका रूप ले लेता है? फिर चुंबक का। वो पदार्थ किसका रूप लेगा? चुंबक का। और उस पदार्थ का हर एक कण, प्रत्येक कण किसकी भांति काम करेगा? चुंबक की भांति। अब अपने पास में चुंबक की भांति काम करेगा तो सभी के N ध्रुव एक तरफ और सभी के S ध्रुव एक तरफ। अब जब तक ये व्यवस्थित नहीं होंगे, व्यवस्थित होने के बाद ही वो टुकड़ा, ऐसा नहीं है अपने पास कि अपन ने कोई भी लोहे का टुकड़ा लिया और एक मंत्र अपन ने पढ़ दिया कोई चुंबक बन जाओ, नहीं बनेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। और बाहरी बल लग के उसके जो कण हैं वो एक व्यवस्थित ढंग से सेट नहीं होंगे सीधे रेखा में, तब तक कोई भी पदार्थ चुंबक नहीं बनेगा। और एक बार चुंबक बन गया तो उसका प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण एक स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करेगा। वो उसका एक आणुक सिद्धांत है। तो कोई भी बाहरी बल अपन ने लगाया तो अपन के सारे कण व्यवस्थित हो गए। सारे कण क्या हो गए? व्यवस्थित। और सारे कण व्यवस्थित हो गए तो ये पदार्थ अब किसका रूप ले लिया इसने? चुंबक का। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब तक बाहरी बल रहेगा तब तक ही सही रहेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई बल हटा लो उसके बाद भी वो अपने व्यवस्थित ढंग से रहेंगे। स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, जब तक टीचर है क्लास में जब तक वो शांति से पढ़ते रहते हैं, और जैसे ही टीचर गया तो अपने हा हू एक दूसरे से बदमाशी का काम चालू, मतलब वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अपने पास में जो एक बार व्यवस्थित हो गए अब वो व्यवस्थित ही रहेंगे। तो ऐसे ही अपने पास में कुछ पदार्थों के कणों को एक बार व्यवस्थित कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ तो बनेंगे आगे चल के स्थायी चुंबक। और ऐसे बिगड़ैल जो स्टूडेंट होते हैं जिन पर जब तक बल काम कर रहा है तब तक तो वो व्यवस्थित हैं, और बल हटाते व्यवस्थित हो जाएंगे तो वो इस टाइप के पदार्थ भी अपने पास हैं जिन पे बल काम करेगा जब तक तो वो चुंबक बने रहेंगे। जैसे ही अपन बल हटा लेंगे वापस से वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएंगे तो वो बनेंगे अपन के अस्थायी चुंबक। पृथ्वी जो है अपने पास, भाई अपनी पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी एक किसका रूप है?
चुम्बक का ही रूप है। अब जैसे एक चुम्बक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक तो N और एक S। ऐसे ही अपने पास में जो पृथ्वी है ये भी एक प्रकार का क्या है, चुम्बक है। पृथ्वी एक प्रकार का चुम्बक है, पृथ्वी भी एक प्रकार चुम्बक की भांति कार्य करती है। अपने पास में यहाँ भी दो ध्रुव हैं, एक को अपन बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे को अपन बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। चुम्बक में ही दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो अपने पास में ऐसे ही पृथ्वी में ही दो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब अपने पास में चुम्बक के अंदर भी दो ध्रुव होते हैं, एक तो N और एक S। अब अपने पास किसी भी चुम्बक को जब भी स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है, किसी भी चुम्बक को जब भी स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो उसका एक सिरा उत्तर में और एक सिरा दक्षिण में। तो ये ध्यान रखना, चुम्बक का कौन सा सिरा उत्तर में जाएगा, तो जिधर अपने पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। तो ये जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव हैं ये तो कैसे ध्रुव हैं, भौगोलिक ध्रुव हैं। ये कैसे हैं, भौगोलिक ध्रुव। तो अपने पास में उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव हैं ये तो कैसे हैं, भौगोलिक। लेकिन एक चुम्बक है, यदि किसी चुम्बक को स्वतंत्र अवस्था में लटका रहे हैं तो अपन कैसे बताएंगे कि भाई इसका कौन सा सिरा N है और कौन सा S है। तो अपन ने धागा लिया, चुम्बक के लपेटा, चुम्बक को बांध दिया, अब उस धागे से अपन ने चुम्बक को स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया। अब कुछ देर तो वो चुम्बक इधर उधर हिलेगा, ऐसा नहीं एक साथ जाके सेट हो जाए। लेकिन लास्ट में अपन जब देखेंगे तो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ। लेकिन ये कैसे अपन कंफर्म करेंगे भाई ये सिरा N है या फिर ये सिरा S है। तो ये ध्यान रखना है, जिधर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उधर चुम्बक का N है, जिधर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है उधर चुम्बक का S है। तो इसी तरीके से अपन N और S का क्या लगाते हैं पता। तो पृथ्वी भी अपने पास में किसकी भांति काम कर रही है, चुम्बक की भांति। अपन यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है जिसको अपन काल्पनिक रेखा बोलते हैं, लाइन कोई खिंची हुई नहीं है, इसको अपन मानते हैं। और मानी हुई चीज़ कैसी होती है, काल्पनिक। भाई मैंने मान लिया कुछ भी, तो मानी हुई जो वैल्यू वो कैसी है, काल्पनिक है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाएगी इसको अपन बोलते हैं क्या, अक्ष लाइन, इसको अक्ष लाइन। ऐसी ही अक्ष लाइन किसके अंदर मिलेगी, चुम्बक के अंदर भी मिलेगी। तो अब अपन को एक पृथ्वी जो है इसको भी एक चुम्बक की भांति ही समझना है कि इस पृथ्वी में भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी। जिधर चुम्बक का जो सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ जाके ठहर रहा है वो अपना N है, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाकर ठहरता है वो अपना S है। अब अपन चुम्बक के परिचय में और क्या क्या समझाएं, भाई चुम्बक में और कौन कौन से गुण धर्म हैं। तो अपने पास में कुछ गुण धर्म तो अपन परिभाषा में ही देख रहे हैं। तो दो गुण धर्म तो अपने पास में कहाँ से आ गए, परिभाषा से आ गए। भाई चुम्बक है उसके अंदर कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, या चुम्बक के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी उसके अंदर क्वालिटी हैं। तो यदि अपन चुम्बक के गुण धर्म की चर्चा करें तो चुम्बक के गुण धर्म, दो गुण धर्म तो परिभाषा में ही हैं। चुम्बक के गुण धर्म में दो गुण धर्म, एक तो कौन सा है, लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई परिचय में ही पढ़ रहे हैं तो परिचय में ही ये सारी बातें होंगी, बाद में अपन इन चर्चाओं को नहीं करेंगे। तो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक गुण तो ये हुआ चुम्बक का। दूसरा अपन गुण बोल सकते हैं भाई स्वतंत्र अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। तीसरा अपने पास प्रत्येक चुम्बक में दो ध्रुव होंगे, प्रत्येक चुम्बक में दो ध्रुव। अब वो दो ध्रुव कौन कौन से होंगे, तो एक तो होता है अपन का N और दूसरा होता है S। N को अपन क्या बोल सकते हैं, उत्तर ध्रुव, और S को अपन बोल सकते हैं दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी में भी दो ही हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी।
ऐसे ही अपने पास में पृथ्वी में कोई पूर्वी ध्रुव नहीं है, पृथ्वी में कोई पश्चिमी ध्रुव नहीं है। ऐसे ही चुंबक में भी कोई पूर्वी ध्रुव नहीं होगा और कोई पश्चिमी ध्रुव नहीं होगा। प्रत्येक चुंबक में 2 ही ध्रुव होंगे। चौथा, क्या एक भी हो सकता है? तो अपन चर्चा करेंगे भाई एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं होगा भाई इस चुंबक में केवल एक ही है, तो एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अपन जनरली देखते हैं भाई एक आदमी के अंदर 2 टांग होती हैं। अब अपन सोचे भाई कि एक टांग से भी तो आदमी ज़िंदगी जी लेता है, लेकिन हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। किसी भी चुंबक का एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कोई चुंबक नहीं होगा कि भाई अपन के ऐसा कोई चुंबक नहीं मिलेगा कि इसमें तो केवल एन ही है, या फिर इसके अंदर केवल एस ही है, इसके अंदर दूसरा है ही नहीं है। दूसरा अपन और कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, तो कभी एकल ध्रुव वाला नहीं होगा। दूसरा अपन चर्चा करें तो समान ध्रुव, समान से मतलब एन और एन को मिला दें या एस और एस को मिलाएं, तो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण आकर्षण का मतलब होता है उसको खींच ले, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है उसको धकेल दे। तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण को ही अपन बोलते हैं रिपल्सन। इसी को अपन क्या बोलेंगे? रिपल्सन। तो समान ध्रुवों के बीच तो क्या रहता है? प्रतिकर्षण या रिपल्सन। छठा अपन बोल सकते हैं कि यदि असमान ध्रुव मिलाए, असमान का मतलब एन को एस से मिलाया या एस को एन से मिलाया, तो असमान ध्रुव। और समान ध्रुव का मतलब एन और एन को मिलाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। असमान ध्रुवों के बीच, एकल ध्रुव का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। असमान ध्रुवों के बीच क्या रहेगा? आकर्षण रहेगा, आकर्षण रहेगा। तो अपने पास में समान यदि ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षण। समान ध्रुव से मतलब अपने पास में कोई भी 2 चुंबक हैं, यदि अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास एक चुंबक है, इसके पास में यदि अपन दूसरा चुंबक लाएं और समान ध्रुवों को मिलाएं, ये एक दूसरा चुंबक है, इस चुंबक के यदि अपन इस टाइप से अपन लेके आएंगे, इस टाइप से अपन रख दें दोनों को, तो इन दोनों के बीच आकर्षण नहीं होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये आपस में खिंचाव नहीं करेंगे, आपस में आकर्षित नहीं करेंगे, आपस में दोनों एन और एन है तो ये चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे। और ये प्रैक्टिकल लगभग सब ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया उसकी ज़िंदगी बेकार है। चल दूसरे अपने पास में ये तो हुए समान ध्रुव। यदि अपने पास असमान ध्रुवों को मिला दिया है, असमान ध्रुवों को जब अपन पास लेके आएंगे चुंबक के, तो इनके बीच में क्या होएगा? आकर्षण। मतलब एक जो चुंबक है इसका तो अपन ने एस है, दूसरा जो चुंबक है इसका एन है। अब ये अपने पास विपरीत ध्रुव है, विपरीत ध्रुव है, तो अब इनके बीच जो होगा वो आकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये अपने पास में 2 गुण ये भी होते हैं कि समान ध्रुव यदि हैं चुंबक के तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, असमान ध्रुव हैं तो उनके बीच में क्या रहेगा? आकर्षण रहेगा। दूसरा अपने पास में यदि चुंबक को पीटा जाए, चुंबक को पिटाई कर दी जाए, उसकी चुंबक को पीटा जाए। अब ठुकाई पिटाई कैसे मान लो, अब ठुकाई किससे होगी? हथौड़े से, या हथौड़े से मारा जाए, या उसको बिल्कुल लाल गरम कर दिया जाए, या फिर उसको फर्श पर पटक दिया जाए, फर्श पर पटक दिया जाए, तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। अब चुंबकत्व का गुण, मैग्नेटिज्म का जो गुण है ये है क्या है? चुंबकत्व का गुण है कि भाई अब वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। चुंबकत्व का जो गुण है ये गुण क्या हो गया? उसका नष्ट हो गया। चुंबकत्व का गुण क्या हो गया? नष्ट हो गया। किस किस कारणों से हो सकता है? चुंबक को यदि पीटा जाए, हथौड़े से उसको मारा जाए, या फिर लाल एकदम गर्म कर दिया जाए, भट्टी में डाल के एकदम लाल कर देंगे, तो उसके जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण धर्म की चर्चा कर रहे हैं उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, उसके गुण नष्ट हो जाएंगे। अब वो गुण है क्या है? और फर्श पर पटक दिया जोर से उठा के तो भी उसके गुण नष्ट हो जाएंगे। तो चुंबकत्व का जो गुण है ये गुण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नष्ट
कौन सा गुण होगा? चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म है क्या है? लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना, स्वतंत्र अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ये गुण उस चुंबक में से नष्ट हो जाएंगे। कब कब? यदि उसको पीटा जाए, फर्श पे पटका जाए, हथौड़े से पीटा जाए या उसको लाल गरम कर दिया जाए। तो ये जो हैं ये चुंबक के क्या हैं? गुणधर्म है। दूसरा अपने पास एक और अपन लिख सकते हैं भाई, चुंबक के टुकड़े किए जाएं। चुंबक के क्या किए जाएं? टुकड़े करने पर। चुंबक के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा, ये भी उसका क्या है? एक गुण है। प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करता है। स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करता है। तो अब अपने पास में ये उनके गुण हैं, ये गुण धर्म है कि भाई इनके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो चुंबक के अंदर गुण है कि लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इन दोनों गुणों को बोला गया चुंबकत्व का गुण। दूसरा अपने पास एकल ध्रुव का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। किसी चुंबक में केवल ऐसा नहीं कि नहीं है इसमें, तो ऐसी ऐसा कोई चुंबक नहीं है। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। असमान ध्रुव हैं तो उनके बीच आकर्षण रहेगा। चुंबक को पीटा जाए, हथौड़े से ठोका जाए या फिर लाल गरम कर दिया जाए या फर्श पटक दिया जाए तो उसके जो गुण हैं चुंबकत्व का गुण, वो क्या हो जाएगा? नष्ट। अगला, चुंबक के प्रत्येक, यदि चुंबक के टुकड़े किए जाएं तो टुकड़े करने पर प्रत्येक जो टुकड़ा है वो स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो ये हुए अपने पास चुंबक का परिचय है कि भाई चुंबक के अंदर ऐसे गुण होते हैं, ये चुंबक इतनी प्रकार के होते हैं। चुंबक सबसे पहले कहाँ मिला, उसको कैसे कैसे नाम दिए गए। अगली जो वीडियो है उसमें अपन चुंबक के आगे टॉपिक जो हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जहाँ अपने पास में चुंबक कैसे अपन बनाते हैं, स्थायी किस टाइप से बनेंगे और अस्थायी चुंबक कैसे बनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।